नेक्स्ट टॉपिक है मोशन ऑफ ए ब्लॉक ऑन फ्रिक्शनलेस हेमिस्फेयर। फ्रिक्शनलेस का मतलब है कि इस हेमिस्फेरिकल सरफेस पे जो फ्रिक्शन है वो जीरो मानेंगे, स्मूथ सरफेस मानेंगे और एक ऑब्जेक्ट को इसके ऊपर रखेंगे। इस सरफेस के ऊपर यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। तो टॉपिक ये है कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने किसी हेमिस्फेरिकल सरफेस पे रखा हुआ है जो कि एकदम स्मूथ है, फ्रिक्शन की वैल्यू जीरो है और यहां से इसको थोड़ा सा पुश करेंगे। तो पुश करेंगे तो ये क्या होगा, फिसल के नीचे गिरना स्टार्ट हो जाएगा। अब जैसे जैसे ये नीचे गिर रहा होगा इसकी स्पीड भी बढ़ेगी क्योंकि ग्रेविटी इसको कंटिन्यूअसली नीचे खींच रही है। तो जैसे जैसे ये नीचे जा रहा है इसकी स्पीड बढ़ने से इसके ऊपर लगने वाला सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बढ़ता जा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जहां पे जब ये पहुंच जाएगा तो इसके ऊपर जो भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा होगा, क्योंकि ये कुछ स्पीड गेन कर चुका है, मान लो v स्पीड इसने गेन कर ली, तो इस पे बाहर की तरफ, ये मान लो इस स्फेरिकल सरफेस का सेंटर है, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक फोर्स और लगेगा जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, जिसका फॉर्मूला होता है mv²/r। और ये जो फोर्स है इसकी वजह से इसका कॉन्टेक्ट यहां से छूट जाएगा और ये आगे जाके यहाँ पे कहीं गिर जाएगा। मतलब ये इस कर्व्ड सरफेस के साथ साथ नहीं आ पाएगा, इसके सारे यहाँ पे नीचे नहीं आएगा। ये यहां से फिसला, फिर आगे गया, यहाँ पे पहुंचते पहुंचते इसने इतनी स्पीड गेन कर ली कि इसके ऊपर लगने वाला जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है यहाँ से कॉन्टेक्ट को छुड़वा देगा और यहाँ से फिर ये सीधा आगे जाके यहाँ पे कहीं पे गिरेगा। जैसे इस पॉइंट के ऊपर ये कॉन्टेक्ट छूट जाता है सपोज करो, तो ये पॉइंट कितनी हाइट के ऊपर होगा ये h आपको पता करके बताना है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? अब ये कैसे पता करेंगे, तो पहले ये देखते हैं कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो इसके ऊपर पहला जो फोर्स लग रहा होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, एक इसके ऊपर लग रहा होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। और अभी सपोज करो ये इस पोजीशन पे आ चुका है और वर्टिकल से इसका जो एंगल बन चुका है यहाँ पे, ये एंगल बन चुका है थीटा। अच्छा, अगर डायग्राम को केयरफुली देखा जाए तो ये एंगल अगर थीटा है तो बताओ ये एंगल कितना होगा, xz बन रहा है ना, देखो xz बन रहा है, तो ये थीटा है तो ये भी क्या होगा थीटा। और अगर मैं इस mg के कंपोनेंट्स कर दूं, क्या कर दूं इसके कंपोनेंट, तो थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट है वो आएगा mg cos थीटा। तो एक चीज नोटिस करो कि ये जो mg cos थीटा फोर्स है ये तो इसको चिपका के रखने की कोशिश करेगा सरफेस से, लेकिन ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है ये इसको दूर करने की कोशिश करेगा। तो जैसे जैसे ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है तो नीचे आने से क्या होगा, ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ती जाएगी ग्रेविटी की वजह से, और स्पीड बढ़ेगी तो ये वाला जो फोर्स है ये कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये वाला जो फोर्स है ये एग्जैक्टली इस mg cos थीटा के बराबर हो जाएगा, और जैसे ये दोनों बराबर होंगे वहां पे ये दोनों आपस में बैलेंस हो गए। ठीक है, इसने इसको कैंसिल कर दिया। अब अगर ये इसके आगे थोड़ा सा भी आगे मूव करता है तो इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ जाएगी। स्पीड बढ़ने से ये वाला फोर्स इस वाले फोर्स से ज्यादा हो जाएगा, और ज्यादा होने से क्या होगा, इस ऑब्जेक्ट का इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से कांटेक्ट छूट जाएगा। ठीक है, ये किसी h हाइट के ऊपर हो रहा है सपोज करो। तो एक चीज हमको ये समझ में आ गई कि जहां भी ये कांटेक्ट छूट रहा होगा वहां पे mg cos थीटा और mv²/r जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और जो mg cos थीटा है ये आपस में बराबर हो रहे होंगे। ठीक है, तो इनको बराबर करते हैं पहले। तो एक इक्वेशन में बनाता हूं यहाँ पे mg cos थीटा इक्वल टू mv²/r, सिंपल है एकदम। ठीक है, अच्छा cos थीटा क्या होगा यहाँ पे, तो वो भी हम r यानी रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस और h के टर्म्स में लिख देते हैं। मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहा हूं इस लाइन के ऊपर, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। तो यहाँ पे ध्यान से देखो एक राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखाई देगा, दिखा क्या? इस राइट एंगल ट्राइंगल में बताओ एंगल थीटा के सामने ये क्या है, परपेंडिकुलर, ये क्या है बेस, और ये क्या है हाइपोटेनियस। ये हाइपोटेनियस यहाँ पे रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस के बराबर होगा। तो बेस और हाइपोटेनियस इन दोनों में रिलेशन क्या होता है, cos थीटा। तो हम लिखेंगे cos थीटा इज इक्वल्स टू बेस। बेस किसके बराबर है, ये तो h के बराबर है जो हमें फाइंड करना है। दिखा आपको, ये जो हाइट है इसी को तो हम h बोल रहे हैं जहां पे इसका कांटेक्ट छूट रहा है। तो cos थीटा को आप क्या लिख सकते हो, h/r, तो इसको h/r लिखेंगे। बोलो आएगा समझ में? अब ये वैल्यू उठा के इसमें पुट कर देंगे तो ये बन जाएगा mg h/r इक्वल टू mv²/r। अब ये r दोनों साइड में कैंसिल हो जाएगा, तो एक रिलेशन अपने पास बन गया कि जो mgh है वो किसके बराबर है, mv² के बराबर है। ठीक है, ये अपने पास में एक इक्वेशन टाइप बन गई, इसको फर्स्ट इक्वेशन बोल देते हैं। ठीक है, अब
एनर्जी कंजर्वेशन लॉ अप्लाई करेंगे और उसके अकॉर्डिंग एक और इक्वेशन बनाएंगे ताकि हम इस h को फाइंड कर पाए, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे स्पीड हमको पता नहीं है तो h यहाँ से फाइंड नहीं कर पाएंगे, आपको एक और इक्वेशन बनानी पड़ेगी। क्या करेंगे उसके लिए, जब यहां से ये ऑब्जेक्ट फिसल के नीचे गिरना स्टार्ट होगा एक तरह से, तो शुरुआत में इसकी ग्राउंड लेवल से हाइट कितनी होगी, रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस के बराबर। यहां से लेके यहां तक की जो डिस्टेंस है वो रेडियस है ना, तो कितनी हाइट के ऊपर है ये, शुरुआत में r हाइट के ऊपर है, तो इसके पास कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी, लेकिन क्योंकि अभी ये मूव नहीं कर रहा है इसका मतलब इसके पास काइनेटिक एनर्जी कितनी है, 0। सिर्फ क्या है इसके पास में, पोटेंशियल एनर्जी। तो टोटल एनर्जी यहां पे कितनी होगी, वो होगी mg, और ऊंचाई कितनी है यहां से यहां तक की r के बराबर, प्लस काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी 0, इक्वल टू, मैं टोटल एनर्जी को यहां पे और यहां पे बराबर करूंगा, यहां पे मैंने टोटल एनर्जी फाइंड कर ली। अब यहां पे देखेंगे, अब ये कुछ नीचे आ गया, अभी ये ग्राउंड लेवल से कितना हाइट पे है, h हाइट पे है, तो अभी इसके पास पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, mgh के बराबर, और इसके पास क्योंकि कुछ स्पीड भी आ गई अब, तो इसके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी भी होगी जो कि होगी हाफ mv² के बराबर, ठीक है। अब ये जो mv² है ये तो mgh के बराबर है, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे, तो ये बन जाएगा mgr इक्वल टू mgh प्लस हाफ, और mv² को मैं पहली इक्वेशन से लिख दूंगा mgh के बराबर। तो ये m तो उड़ाई दो दोनों साइड में, अच्छा g भी उड़ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे r बचा, और यहाँ पे क्या आएगा h प्लस h/2 यानी कि 3/2 h। तो बताओ h क्या आया, 2/3 r के बराबर आ गया। ये अपना फाइनल आंसर है, आप इसको याद रखो। ये डेरिवेशन तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया है, बाकी अपने काम की चीज क्या है कि जब भी किसी हेमिस्फेरिकल स्मूथ सरफेस से कोई भी ऑब्जेक्ट टॉप से फिसलना स्टार्ट करेगा, तो हमेशा उसका जब कांटेक्ट छूट रहा होगा इस हेमिस्फेरिकल सरफेस से, वो हाइट हमेशा क्या होगी, 2/3 टाइम्स ऑफ रेडियस ऑफ द हेमिस्फेरिकल सरफेस के बराबर होगी। हमेशा ऐसा होगा, ये फिक्स है। स्मूथ सरफेस पे जब भी ये फिसल के नीचे आएगा ना, तो कितनी हाइट पे इसका कांटेक्ट छूटेगा, तो ये वाला जो लेवल है यानी कि हेमिस्फेरिकल सरफेस का जो सेंटर है, आप ये बोल सकते हो, इससे कितनी हाइट पे, h हाइट पे, जो कि किसके बराबर होगा, 2/3 r के बराबर होगा, इतनी हाइट पे उसका कांटेक्ट छूटेगा। आया समझ में, आसान है एकदम। अब इसके ऊपर एक छोटा सा क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, ए पार्टिकल इज केप्ट एट रेस्ट एट द टॉप ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 21 मीटर, व्हेन इट इज डिस्टर्ब्ड it slides down at what height from the bottom the particle will leave the sphere। ये बोल रहा है कि एक स्फेयर अपने पास में, और उसके ऊपर हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है, एक पार्टिकल को रखा हुआ, मान लो यहां पे रख दिया। ये जो स्फेयर है इसके आपको रेडियस बता रखी है, रेडियस कितनी है, रेडियस है 21 मीटर, रेडियस कितनी 21 मीटर। अब ये एक स्फेयर के ऊपर रखा हुआ है, ये किसके ऊपर रखा हुआ है, एक स्फेयर के ऊपर रखा हुआ है। अब ये बोल रहा है कि यहां से ये स्लाइड होना स्टार्ट होता है, फिसल के नीचे आना स्टार्ट होता है, तो ग्राउंड से यहां से कितनी हाइट के ऊपर इस ऑब्जेक्ट का इस स्फेयर से कांटेक्ट छूट जाएगा। तो हमको सेंटर से तो हाइट पता होती है, देखो ये सेंटर है, ये सेंटर वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी है, तो सेंटर वाली लाइन से किसी h हाइट के ऊपर इसका कांटेक्ट छूटता है, यहां पे कहीं पे कांटेक्ट छूटेगा इसका, और वो जो हाइट है वो होती है 2/3 r के बराबर। तो आपका आंसर क्या होगा, कितनी हाइट पे इसका कांटेक्ट छूटेगा। तो अगर सेंटर से पूछता है तो वो बोलता है 2/3 r हाइट के ऊपर, लेकिन आपको पूछा कहां से है, आपको बॉटम से पूछा है, तो आपको ये वाली जो हाइट है ये और ऐड करनी पड़ेगी। अब ये तो रेडियस ऑफ द स्फेयर के बराबर होगी, यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ये टोटल हाइट होगी जहां पे उसका कांटेक्ट छूट रहा होगा बॉटम से, मतलब यहां से बॉटम से वो हाइट आपको मेजर करनी है, तो ये टोटल हाइट कितनी होगी, तो ये 2/3 r है, ये r है, ऐड कर लो, तो जो टोटल हाइट कैपिटल H आएगी अपने पास, यहां से यहां तक की टोटल हाइट मैं H बोल रहा हूं, ये टोटल हाइट क्या बोली H, ये आएगा 2/3 r प्लस r के बराबर कितना आएगा, ये आएगा सॉल्व करोगे तो 5/3 r के बराबर 5/3, r की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है हमको 21 मीटर दे रखी है, तो ये आएगा सॉल्व करने पे 35 मीटर जो पार्टिकल है वो इस स्फीयर के बॉटम से इतनी हाइट के ऊपर कांटेक्ट छोड़ देगा, मतलब यहां पे आते आते इसका कांटेक्ट छूट जाएगा। आया समझ में, क्लियर, एकदम आसान है ना। नेक्स्ट टॉपिक है फिर सर्कुलर टर्निंग ऑफ रोड।
आपने देखा होगा कि रोड के ऊपर जैसे सर्कुलर टर्न आता है तो ये जो कार है इसके ऊपर एक बाहर की तरफ फोर्स लगता है mv² / r, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बोलते हैं, और उसकी वजह से ये कई बार अगर इसकी स्पीड ज्यादा होगी तो ये रोड से नीचे भी उतर सकती है। तो अगर आपको इस कार को इस रोड के ऊपर मेंटेन रखना है तो यहाँ पे रोड और टायर्स के बीच में जो फ्रिक्शन फोर्स होगा वो इसको रोड के ऊपर मेंटेन रखने की कोशिश करेगा, इसको स्लिप होने से रोकेगा। तो आपको ये पता करना है कि अगर ये जो टायर्स और रोड है अगर इनके बीच में कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन अगर म्यू है तो बताओ कि कितनी स्पीड से इसको इस सर्कुलर टर्न पे घुमाया जा सकता है ताकि ये स्लिप होकर नीचे नहीं उतरे। ये आपका केस है, ठीक है। तो ये कैसे पता करेंगे? सबसे पहले तो जो जो फोर्स इस कार के ऊपर लग रहे होंगे वो दिखाते हैं, तो इससे आपको आइडिया लगेगा। ये सबसे पहला जो फोर्स इसके ऊपर लग रहा होगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और उसकी वजह से एक नॉर्मल रिएक्शन फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं। और ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है ये एग्जैक्टली इस mg के बराबर होगा। यहाँ पे ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे? बैलेंस करेंगे। अगर ये जो रोड है ये एकदम स्मूथ होती, यहाँ पे फ्रिक्शन होता ही नहीं, तो जैसे ये सर्कुलर टर्न पे घूमती तो इस पे बाहर की तरफ एक फोर्स लगता mv² / r, और उसकी वजह से स्लिप होकर ये नीचे उतर जाती। जैसे कई बार क्या होता है, कई जगह जहां पे बर्फ गिरती है वहां पे जो रोड है उसके गड्ढे सारे बढ़ जाते हैं बर्फ गिरने से, और रोड हो जाती है एकदम स्मूथ। अब जैसे वहां पे सर्कुलर टर्न पे कार घूमती है तो वो स्लिप होकर रोड से नीचे उतर के गिर जाती है। तो यहाँ पे फ्रिक्शन होना जरूरी है रोड और टायर्स के बीच में ताकि वो इस फोर्स को बैलेंस करके इसको स्लिप होने से बचा पाए। तो इसके ऊपर एक फोर्स और लगना चाहिए मतलब, और वो फोर्स होगा, वैसे तो वो फोर्स टायर्स और रोड के बीच में लगेगा और जिस डायरेक्शन में इसकी स्लिप होने की टेंडेंसी है उसके अपोजिट लगेगा, यानी इधर लगेगा। तो ये फ्रिक्शन फोर्स को मैं यहाँ पे दिखा रहा हूं। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसका फॉर्मूला आप याद रखो। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। एन का मतलब क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जो कि यहाँ पे mg के बराबर है, तो आप इसको म्यू mg बोल सकते हो। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये उस स्पीड से यहाँ पे कार ट्रेवल कर रही है जो मैक्सिमम ये रख सकता है एक तरह से, क्योंकि वो फ्रिक्शन कोफिशिएंट पे डिपेंड करेगा, म्यू कितना है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। म्यू क्या है यहाँ पे? इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। क्या बोलते हैं इसको? कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। अब ये आगे मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, वैसे तो फ्रिक्शन वाले टॉपिक में म्यू के बारे में सारी डिटेल हम बात करेंगे, लेकिन एक चीज याद रखो, अभी बस सिर्फ एक फॉर्मूला यूज कर रहा हूं कि फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन। अब ये कैसा है क्या आया वो हम आगे हम डिस्कस करेंगे जब हम न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, उसके लास्ट में आएगा ये। तो बस इतना याद कर लेना, म्यू इनटू एन ये फॉर्मूला होता है फ्रिक्शन फोर्स का। और एन की वैल्यू किसके बराबर होगी? एन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को। तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर होगा। और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा किधर लगता है ये भी आप याद रखो, जिस साइड में ऑब्जेक्ट के मूव करने की टेंडेंसी होगी हमेशा उसके अपोजिट, क्योंकि फ्रिक्शन हमेशा मूविंग ऑब्जेक्ट को रोकने की कोशिश करता है। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है इसकी वैल्यू तो फिक्स है यहाँ पे, क्योंकि ये जो म्यू है ये टायर्स और रोड की नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, इनकी रफनेस वगैरह पे डिपेंड करेगा। तो म्यू यहाँ पे कांस्टेंट है, मास ऑफ द कार भी कांस्टेंट है और जी भी कांस्टेंट है। इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या है? कांस्टेंट। तो एक लिमिट तक जो फ्रिक्शन फोर्स है वो इस कार को सेफली इस सर्कुलर टर्न पे मेंटेन रख पाएगा। ठीक है, मान लो आप इस कार को उस मैक्सिमम स्पीड से चला रहे हो जिस स्पीड पे ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो एग्जैक्टली इस mv² / r के बराबर हो जाएगा। और अगर आपने स्पीड को बढ़ा दी उससे तो फिर क्या होगा? ये फोर्स बढ़ जाएगा। ये तो फिक्स ही है ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, लेकिन ये स्पीड बढ़ा दोगे अगर आप एक लिमिट से ज्यादा, जहां पे ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं उस स्पीड से ज्यादा अगर आपने स्पीड को बढ़ा दी तो फिर क्या होगा? ये फोर्स बढ़ने से कार रोड से नीचे उतर जाएगी। तो आपको रोड से नहीं उतरने देना है इसको, आपको इसको रोड के ऊपर ही मेंटेन करना है। तो मैक्सिमम कितनी स्पीड से इसको घुमा सकते हो? तो वो मैक्सिमम स्पीड आप मेंटेन कर सकते हो यहाँ पे जहां पे ये दोनों फोर्स आपस में बैलेंस हो रहे होंगे। अब ये वाला जो फोर्स है ये तो है mv² / r। यहाँ पे मैं v मैक्स लिख देता हूं इसको, क्योंकि ये वो मैक्सिमम स्पीड है जिससे कार को इस टर्न पे घुमाया जा सकता है। और ये किसके बराबर होना चाहिए? फ्रिक्शन फोर्स के, जो कि म्यू mg के बराबर होगा। अब दोनों साइड में m तो उड़ा दो, यानी कि मास ऑफ द कार तो यहाँ पे कोई मायने नहीं रखेगी। मास ऑफ द कार कुछ भी हो, जो वैल्यू निकल के आएगी वो हर एक व्हीकल के लिए, चाहे वो भारी हो या हल्का हो, सबके लिए सेम आएगी। v मैक्स अपने पास आएगा यहाँ पे म्यू आर जी अंडर रूट। ठीक है, सॉल्व करने पे क्या आएगा? अंडर रूट म्यू आर जी। तो ये वो मैक्सिमम सेफ स्पीड है जिससे आप कार को सर्कुलर टर्न पे घुमा सकते हो। आया समझ में? ठीक है, अब इसके ऊपर एक क्वेश्चन करके देखते हैं। देखो क्वेश्चन है द मैक्सिमम वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड
with which a car driver must traverse a flat curve of radius 150 meter and coefficient of friction 0.6 to avoid skidding is। अब ये बोल रहा है कि मैक्सिमम कितनी स्पीड से कार को चलाना चाहिए एक सर्कुलर टर्न के ऊपर, जिसकी रेडियस कितनी दे रखी है, रेडियस है 150 मीटर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना है 0.6 के बराबर है। तो कितनी मैक्सिमम सेफ स्पीड से हम उसको घुमा सकते हैं ताकि जो कार है वो रोड से नीचे नहीं उतरे, वो स्किड नहीं हो, स्लिप नहीं हो। तो वो मैक्सिमम सेफ स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट म्यू आर जी। क्या म्यू की वैल्यू हमको पता है, हाँ जी 0.6, आर की वैल्यू हमको पता है 150 और जी की वैल्यू 10। सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ये आएगा अंडर रूट के अंदर 900, यानी कि आंसर आ गया 30 मीटर पर सेकेंड। इस रफ्तार से आप कार को घुमा सकते हो। आया समझ में, आसान है। फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन बनेंगे इसके ऊपर, बिल्कुल आसान, बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। फॉर्मूला याद है तो उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं है। अगर फॉर्मूला याद नहीं हो तो ये याद रखना है कि यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कार को स्लिप होने से बचाएगा, यानी कि mv² अपॉन आर, ये किसके बराबर होगा, म्यू mg के। ठीक है ना, तो उससे m से m उड़ा दोगे तो ये अपने आप ही फॉर्मूला बन जाएगा v इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐसा कर सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक है स्किडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट ऑन ए रोटेटिंग टेबल। जैसे ये कोई रोटेटिंग प्लेटफॉर्म है या टेबल है और इसके ऊपर कोई ऑब्जेक्ट रखा गया है इसके सेंटर से r दूरी के ऊपर। अब ये स्लिप होके नीचे नहीं गिरे, अगर इसको ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस टेबल को या इस रोटेटिंग प्लेटफॉर्म को घुमाया जा रहा है, तो अगर ऑब्जेक्ट नीचे नहीं गिरे तो इसकी कंडीशन क्या होगी, मतलब कितनी एंगुलर वेलोसिटी से मैक्सिमम आप इसको घुमा सकते हो ताकि ये स्लिप होके नीचे नहीं गिरे। कैसे समझ में आ गया। पहले तो ये देखो कि ये जो ऑब्जेक्ट है इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे, तभी हमको पता चलेगा कि नीचे स्लिप होगा तो क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एक तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा होगा mg, और उस mg फोर्स को बैलेंस कौन कर रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको मैं n से डिनोट कर रहा हूं यहाँ पे। अब जैसे टेबल घूमेगी तो ये ऑब्जेक्ट भी साथ साथ घूम रहा होगा और इसके ऊपर बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगना चालू हो जाएगा mv² अपॉन आर। अब ये mv² अपॉन आर है, इसकी जगह आप mr ओमेगा स्क्वायर भी ले सकते हो, क्योंकि आपको क्वेश्चन में या टॉपिक के अंदर आपको ओमेगा दे रखा होता है नॉर्मली कि ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से इस प्लेटफॉर्म को घुमाया जा रहा है, तो बताओ वो ओमेगा कितना होगा। तो ओमेगा के टर्म्स में अगर आपको आंसर चाहिए तो इसी फॉर्मूले को आप क्या लिख दो, mr ओमेगा स्क्वायर लिख दो, ताकि ओमेगा के टर्म्स में आंसर बन जाए अपना। तो जैसे ये टेबल घूमेगी तो इस ऑब्जेक्ट पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा जिसका मैग्नीट्यूड होगा mr ओमेगा स्क्वायर के बराबर। अब अगर यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं होगा इन दोनों सरफेस के बीच में, तो ये जो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है इसकी वजह से ये स्लिप होकर नीचे गिर जाएगा। तो अगर इसको यहाँ पे मेंटेन रहना है, अगर ये इस टेबल के साथ साथ घूमना चाह रहा है, तो इसके ऊपर अंदर की तरफ एक फोर्स लगना चाहिए और उस फोर्स का नाम क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है म्यू इनटू एन, और एन यानी नॉर्मल रिएक्शन फोर्स यहाँ पे किसके बराबर है, mg के बराबर है, यानी कि म्यू mg इसका फॉर्मूला बन गया। ये याद रखना है कि हर जगह नॉर्मल रिएक्शन फोर्स mg के बराबर नहीं होता है, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस में कई बार नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वैल्यू अलग होती है, वो डिपेंड करेगा केस के ऊपर। तो यहाँ तो n की वैल्यू mg के बराबर है, इसलिए हमने पुट कर दी, तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू आ गई। अब अगर ये उस मैक्सिमम एंगुलर स्पीड से घूम रही है टेबल जहां तक इसको घुमाया जा सकता है, तो वहां पे mr ओमेगा स्क्वायर किसके बराबर हो जाना चाहिए, फ्रिक्शन फोर्स के बराबर हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर उससे ज्यादा एंगुलर स्पीड से आप इसको घुमाओगे तो ये बढ़ जाएगा और ये फ्रिक्शन फोर्स इसको बैलेंस नहीं कर पाएगा, तो ये स्लिप होके नीचे गिर जाएगा। फिर तो मान लो आप इसको मैक्सिमम सेफ स्पीड से घुमा रहे हो, तो यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा mr ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा आपने वो मैक्सिमम रखा हुआ है जिससे इसको घुमाया जा सकता है, तो ये एग्जैक्टली बैलेंस हो रहा होगा म्यू mg से, यानी कि फ्रिक्शन फोर्स से। अब m तो दोनों साइड में उड़ा दो, तो बताओ ओमेगा मैक्स क्या आएगा, यह आएगा अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर के बराबर। किसके बराबर आएगा, अंडर रूट म्यू जी अपॉन आर के बराबर आएगा। तो ये अपना फाइनल आंसर है। ठीक है, अब इसको अप्लाई करके देखते हैं। रोटेटिंग प्लेटफॉर्म के लिए ज्यादातर आपको ओमेगा गिवन होता है। एक क्वेश्चन दे रखा है, एक कॉइन placed on a rotating turntable slips when it is placed at a distance of 9 cm from the center. If the angular velocity of the turntable is tripled,
अगर एंगुलर वेलोसिटी को हम 3 गुना कर दें, देन इट विल जस्ट स्लिप इफ इट्स डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर इज, मतलब कितना डिस्टेंस पे उसको रखेंगे ताकि ये जस्ट स्लिप हो, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि वो स्लिप नहीं हो, इसके लिए उसको सेंटर से कितनी दूरी पे मिनिमम रखना चाहिए। ठीक है, देखो मान लो कि ये टेबल घूम रही है, यहाँ पे कितनी एंगुलर वेलोसिटी से इसको घुमाया जा रहा है, मान लो इसको ओमेगा 1 एंगुलर वेलोसिटी से घुमा रहे हो, और बाद में आप क्या कर रहे हो, एंगुलर वेलोसिटी को आप ट्रिपल कर रहे हो, मतलब 3 गुना कर रहे हो, तो ओमेगा 2 कितना हो गया, 3 टाइम्स ऑफ ओमेगा 1 हो गया। अब मान लो कि पहले वो जो कॉइन है वो यहाँ पे रखा हुआ था किसी r1 डिस्टेंस के ऊपर, तो इसके सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी थी, r1। ठीक है, और बाद में इसको कहीं और रखना पड़ेगा, पास में रखना पड़ेगा या दूर रखना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन से पता चलेगा, ताकि ये स्लिप होकर नीचे नहीं गिरे, क्योंकि आपने स्पीड बढ़ा दी ना, एंगुलर स्पीड आपने 3 गुना कर दी। अब देखो ओमेगा और आर में क्या रिलेशन है, तो ओमेगा मैक्स स्क्वायर बराबर होता है म्यू जी अपॉन आर के। ठीक है, ये रिलेशन है, क्योंकि बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा वो बैलेंस हो रहा होगा फ्रिक्शन फोर्स से, तो उससे सॉल्व करने पे ये रिलेशन बनता है। अब ओमेगा और आर इनमें ये रिलेशन है, देखो म्यू और जी तो यहाँ पे कांस्टेंट है, यहाँ पे ना तो आपने कॉइन को बदला है ना आपने सरफेस को बदला है, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों सरफेस के लिए जो भी होगा वो कांस्टेंट है, और जी यानी एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी कांस्टेंट है, तो आर चेंज होगा तो ओमेगा चेंज होगा, तो इन दोनों में रिलेशन क्या है, ओमेगा मैक्स स्क्वायर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, यानी कि ओमेगा मैक्स फर्स्ट केस में जितना भी है और सेकंड केस में जितना भी है, अगर उनके स्क्वायर का रेशियो लिया जाए तो वो बराबर आएगा R2 अपॉन R1 के। ओमेगा मैक्स 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई ओमेगा मैक्स 2 का स्क्वायर बराबर होगा R2 अपॉन R1। उल्टा क्यों लिखा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है दोनों, ओमेगा मैक्स स्क्वायर और R क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ओमेगा मैक्स 1 ऊपर लिखा है तो मैंने R1 को नीचे लिखा है इधर। ठीक है, सॉल्व कर लो। अब ओमेगा मैक्स 1 कितना है, मान लो ये ओमेगा 1 है और ये ओमेगा 2 कितना है, ये है 3 ओमेगा 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर कर देते हैं एक साथ ही यहाँ पे, इक्वल टू R2 आपको पूछा जा रहा है, R1 आपको दे रखा है 9 सेंटीमीटर, इधर ये कैंसिल कर दो ओमेगा 1 तो ये 1/3 का स्क्वायर यानी 1/9 बनेगा, 9 से 9 उड़ जाएगा, तो R2 की वैल्यू क्या आएगी अपने पास, 1 सेंटीमीटर निकल के आएगी। यानी कि अब जो कॉइन है वो ये जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है इसके पास में रखना पड़ेगा, कितनी दूरी पे, 1 सेंटीमीटर दूरी पे रखना पड़ेगा, तब ये सेफली इसके साथ साथ घूम पाएगा। आया समझ में? देखो नेक्स्ट टॉपिक है बैंकिंग ऑफ ए रोड। कई बार आपने देखा होगा कोई भी रोड के ऊपर सर्कुलर टर्न आता है तो उसका जो आउटर एज है उसको थोड़ा सा इनर एज की कंपैरिजन में ऊपर उठा दिया जाता है। जैसे मान लो कि ये कार ऐसे टर्न कर रही है तो जो इनर एज होगा और जो आउटर एज होगा उसमें ऊंचाई का एक डिफरेंस होगा। जो आउटर एज है उसको किसी एच ऊंचाई पर रखा जाएगा ताकि ये जो कार है ये सेफली सर्कुलर टर्न पे घूम पाए। एक तो होता है फ्लैट टर्न, फ्लैट टर्न मतलब रोड एकदम हॉरिजॉन्टल होगी, है ना। एक होता है सर्कुलर टर्न जिसमें हम आउटर एज को थोड़ा इनर एज के कंपैरिजन में ऊपर उठा देंगे। तो इससे फायदा क्या होगा वो समझते हैं। ये मान लो किसी थीटा एंगल से आपने आउटर एज को ऊपर उठा दिया तो इससे हमको क्या बेनिफिट होने वाला है वो समझना। जैसे ये कार सर्कुलर टर्न पे घूमेगी, अब इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं पहले वो दिखाते हैं। एक लग रहा होगा mg, एक लग रहा होगा यहाँ पे सरफेस के परपेंडिकुलर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स। क्या लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, क्योंकि कार सरफेस को दबाएगी तो एक रिएक्शन फोर्स इसके ऊपर लगेगा जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोल रहे हैं। और क्योंकि एक सर्कुलर टर्न पे ये घूम रही होगी, अभी मान लो इसकी स्पीड v है, तो जैसे ये सर्कुलर टर्न पे घूमेगी इस पे बाहर की तरफ एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लगेगा mv स्क्वायर अपॉन r, ये भी लगेगा। अब जो आउटर एज है इसको ऊपर उठाने से हमको क्या बेनिफिट हुआ वो समझते हैं। यहाँ पे ये mg फोर्स है, इसके अपोजिट में इस लाइन को आगे बढ़ा देता हूँ, ये मैंने आगे बढ़ा दिया। ये एंगल यहाँ पे थीटा है। अच्छा ये एंगल थीटा होगा तो एक चीज याद रखो कि इस mg का इस सरफेस के परपेंडिकुलर जो आप ये लाइन ड्रॉ कर रहे हो, ये वाली लाइन जिसको हमने आगे बढ़ाया हुआ है, इसके साथ जो एंगल बनेगा ये भी इस थीटा के बराबर ही बनेगा। ये दोनों एंगल यहाँ पे हमेशा बराबर होते हैं। जितना एंगल यहाँ पे है उतना ही एंगल यहाँ पे होगा। ज्योमेट्रिकली आप इसको प्रूव भी कर सकते हो। इसको सीधा याद रखो कि जितना एंगल यहाँ पे बनेगा उतना ही एंगल आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो ये एंगल कितना है यहाँ पे, थीटा। अगर ये थीटा है तो इसके वर्टिकली अपोजिट ये वाला एंगल भी क्या होगा, ये थीटा के बराबर होगा। अब मैं यहाँ पे ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसके कंपोनेंट्स कर रहा हूँ ताकि जो हमारा मकसद है
ये आउटर एज को ऊपर उठाने का वो आपको समझ में आए। तो यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसका थीटा से जुड़ा हुआ जो कंपोनेंट आएगा वो आएगा एन कॉस थीटा, और दूसरा वाला जो कंपोनेंट है वो इधर आएगा एन साइन थीटा। तो यहाँ पे एक चीज नोटिस करो कि ये जो एन साइन थीटा कंपोनेंट है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का, ये किसको बैलेंस कर रहा है यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन आर को, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। किसको बैलेंस कर रहा है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को इसने बैलेंस कर दिया। इसका मतलब कार की रोड से नीचे उतरने की जो पॉसिबिलिटी है वो क्या हो गई? कम हो गई। जैसे सर्कुलर टर्न आएगा तो ये कार रोड से नीचे उतर सकती है स्लिप होके। अगर ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट एन साइन थीटा नहीं होता तो इस कार के ऊपर ये जो mv स्क्वायर अपॉन आर, ये जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है, ये क्या करता है? इसको रोड से नीचे उतार देता। ये फोर्स लगता है ना, इसकी वजह से ये स्लिप होकर नीचे उतर जाती। तो यहाँ पे एन साइन थीटा, ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का कंपोनेंट है, ये कार को रोड से नीचे उतरने से रोक रहा है, एक तरह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को कैंसिल करने का काम कर रहा है ये। तो अगर आपको पूछा जाए कि इस रोड के ऊपर ये कितनी स्पीड से घूमे ताकि ये रोड से नीचे नहीं उतरे, तो इसकी स्पीड कितनी आएगी? कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे आप एक चीज नोटिस करो कि एन साइन थीटा किसको बैलेंस कर रहा है? यहाँ पे एन साइन थीटा बैलेंस कर रहा है mv स्क्वायर अपॉन आर को, और जो एन कॉस थीटा वो किसको बैलेंस कर रहा है? वो mg को बैलेंस कर रहा होगा। ठीक है भाई, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स है ना, आपस में एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ये जो कंपोनेंट है एन कॉस थीटा, ये mg को बैलेंस कर रहा है, एन साइन थीटा कंपोनेंट mv स्क्वायर अपॉन आर को बैलेंस कर रहा है। दोनों इक्वेशंस को आपस में डिवाइड कर दो। डिवाइड करोगे तो इधर तो n से n कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन जाएगा? टेन थीटा। इधर क्या आएगा? m से m कैंसिल, v स्क्वायर अपॉन आर जी। तो ये अपने पास में एक रिलेशन निकल के आ गया कि किस एंगल पे इस रोड को आउटर एज को मतलब ऊपर उठाया जाए ताकि किसी v स्पीड से कार सेफली इस टर्न के ऊपर घूम पाए। तो तीनों चीजों में रेडियस, वेलोसिटी और थीटा, इन तीनों में ये रिलेशन अपने पास आ गया। ये रिलेशन हम याद रखेंगे। अब कई बार क्या होगा, आपको बोलेगा कि ये जो रोड है इसके ऊपर फ्रिक्शन भी है। अगर रोड के ऊपर फ्रिक्शन होगा तो उस कंडीशन के अंदर ये जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होगा दोनों सरफेस के बीच में, वो भी आपको कंसिडर करना होगा, और उसके बाद में जो कैलकुलेशन करने पे फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा v स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर, अब यहाँ पे देखो टेन थीटा लिखा है, सामने क्या लिखा है? टेन थीटा। तो टेन थीटा नहीं आएगा, अब आएगा म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस म्यू टेन थीटा। अब ये डेरिवेशन से आता है तो आपको डेरिवेशन में जाने की जरूरत नहीं, आप सीधा याद रखो कि अगर फ्रिक्शन वाला सरफेस है और आउटर एज को आपने ऊपर भी उठाया हुआ है तो फिर मैक्सिमम सेफ स्पीड कितनी होगी? तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग v कैलकुलेट कर लो, आर जी इधर ले जाओ, आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा डिवाइडेड बाई क्या आएगा? 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इसका अंडर रूट कर देंगे। तो ये आ गई अपने पास मैक्सिमम सेफ स्पीड। और अगर फ्रिक्शन जीरो है, फ्रिक्शन है ही नहीं, तो म्यू की वैल्यू जीरो रहेगी, तो उस कंडीशन में फॉर्मूला यही आएगा v स्क्वायर अपॉन आर जी इक्वल टू टेन थीटा। तो इससे आप मैक्सिमम सेफ स्पीड फाइंड कर सकते हो, जो कि बराबर होगी अंडर रूट आर जी टेन थीटा के। किसके बराबर होगी? अंडर रूट आर जी टेन थीटा के बराबर होगी। अगर फ्रिक्शन नहीं है तब तो ये फॉर्मूला लगाना है, सिर्फ आउटर एज को ऊपर उठाया हुआ है। और अगर बोले आउटर एज को ऊपर भी उठाया हुआ है, साथ में फ्रिक्शन भी है, तो आप ये वाला फॉर्मूला यूज करोगे जिसमें v स्क्वायर अपॉन आर जी बराबर होगा म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा, और इसको सॉल्व करके v कैलकुलेट करोगे तो ये आएगा अंडर रूट आर जी इंटू म्यू प्लस टेन थीटा अपॉन 1 माइनस म्यू टेन थीटा। ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है। बोलो आया कि नहीं आया? ठीक है, सिंपल है। अब लगा के देखिए इन फॉर्मूलों को। देखो ये क्वेश्चन दे रखा है, ए रोड इज बैंक्ड, बैंक्ड का मतलब आउटर एज को ऊपर उठाना। ए रोड इज बैंक्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो क्या दे दिया इसने? थीटा दे दिया, कितना है? 30 डिग्री टू द हॉरिजॉन्टल फॉर नेगोशिएटिंग ए कर्व ऑफ रेडियस। रेडियस कितनी दे रखी है? 10√3 मीटर। एट व्हाट वेलोसिटी विल ए कार एक्सपीरियंस नो फ्रिक्शन व्हाइल नेगोशिएटिंग द कर्व, मतलब फ्रिक्शन फील नहीं करेगी तो उसकी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए? ये बोल रहा है कि एक बैंक्ड रोड के ऊपर एक कार घूम रही है, ये मान लो अपनी कार है, यहाँ पे ये कार है, ये इसके टायर्स हैं। ये बोला कि ये जो कार है ये कितनी स्पीड से हमको इस सर्कुलर टर्न पे घुमानी चाहिए ताकि ये फ्रिक्शन को फील नहीं करे। अब फ्रिक्शन फील क्यों नहीं होगा? देखो फ्रिक्शन एक ही केस में फील नहीं होता, जब किसी भी ऑब्जेक्ट की मूव करने की टेंडेंसी नहीं हो।
अगर ऑब्जेक्ट मूव करना चाहेगा तो फ्रिक्शन आ जाएगा ऑटोमेटिकली पिक्चर में। अगर ऑब्जेक्ट को आप आगे की तरफ धक्का मारोगे तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगना चालू हो जाएगा और ऑब्जेक्ट के मोशन का अपोजिशन करेगा। तो अगर ये कार, अब ध्यान देना, अगर ये कार इस तरीके से या इस स्पीड से मूव कर रही है कि इसके ऊपर बाहर की तरफ जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग रहा है mv²/r, अगर यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स इस पे लग रहा होगा सरफेस के परपेंडिकुलर, जो कार के ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लग रहा होगा, उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, ये एंगल थीटा होता है, यहाँ पे ये भी एंगल थीटा होता है जो इस वाले थीटा के बराबर होगा। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो आएगा n sin थीटा के बराबर। अगर n sin थीटा बैलेंस हो जाता है mv²/r से, तो उस कंडीशन में नेट फोर्स इसके ऊपर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना हो जाएगा, 0। तो फिर कार ना तो इधर जाने की टेंडेंसी रखेगी ना इधर, और फ्रिक्शन क्या लगेगा, 0 लगेगा। तो इस वाली कंडीशन में ये पूछ रहा है कि कितनी स्पीड से घुमाई जा सकती है कार। अब ये कंडीशन तो हमने स्टडी करी हुई है, हमको पता है कि जब कार किसी भी बैंक्ड रोड के ऊपर घूम रही होती है और फ्रिक्शन नहीं लग रहा होता, तो उस कंडीशन में tan थीटा बराबर होता है v²/rg के। तो आपको v पूछा है इसने, v होगा √rg tan थीटा के बराबर। तो बताओ आंसर क्या आएगा, रेडियस कितनी है tan√3, g कितना लेंगे 10, और थीटा कितना है 30 डिग्री। अच्छा, tan 30 डिग्री कितना होता है 1/√3, √3 से √3 कैंसिल, 10 × 10 ये 100 बनेगा, अंडर रूट से बाहर 10 आएगा। तो 10 मीटर पर सेकंड रफ्तार होनी चाहिए, लेकिन आंसर दे रखे हैं किलोमीटर पर आवर में। तो क्या करना पड़ेगा, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। याद रखो, अगर आपको स्पीड दे रखी हो मीटर पर सेकंड में और आपको उसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है तो 18/5 से मल्टीप्लाई होगा, और अगर किलोमीटर पर आवर में स्पीड दे रखी हो उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो 5/18, यानी उल्टा कर देना, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। यहां पे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 36 किलोमीटर पर आवर। मतलब इतनी रफ्तार से आप इसको घुमा सकते हो। उस कंडीशन में ये कार कोई भी फ्रिक्शन फील नहीं करेगी, या इन टायर्स और रोड के बीच में कोई भी फ्रिक्शन काम नहीं करेगा, क्योंकि मूव करने की टेंडेंसी नहीं होगी ना इधर ना इधर। ठीक है, आया समझ में? चलें आगे, देखो जी नेक्स्ट है फिर बेंडिंग ऑफ ए साइक्लिस्ट। आपने देखा होगा कि जैसे कोई सर्कुलर टर्न आता है तो जो साइक्लिस्ट होता है, जो भी साइकिल चलाता है या बाइक चलाता है, वो थोड़ा सा अंदर की तरफ झुक जाएगा सर्कुलर टर्न के ऊपर। जैसे कोई सर्कुलर टर्न आएगा तो जो बाइक चलाने वाला होगा, जैसे इस डायग्राम के अकॉर्डिंग समझे तो जैसे ऐसे सर्कुलर टर्न आया तो अंदर की तरफ झुकना है उसको, अंदर की तरफ थोड़ा सा वो वर्टिकली वो थोड़ा सा इंक्लाइन हो जाएगा। तो इंक्लाइन होने से या झुकने से उसको क्या बेनिफिट है, यहाँ पे एक बाइक आपको दिखा रखी है और ये मान लो कि इस सर्कुलर टर्न के ऊपर घूम रही है जिसकी रेडियस है सपोज करो r, किसी r रेडियस के सर्कुलर टर्न पे घूम रही है। अब पहले तो ये दिखाओ कि इस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे होंगे। तो यहाँ पे मैं सारे के सारे फोर्सेस को दिखा रहा हूँ इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, पहला जो फोर्स है वो लग रहा होगा mg। ठीक है, दूसरा लगेगा इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन फोर्स जो इस लाइन के अलोंग लगेगा, जिस लाइन के अलोंग ये इंक्लाइंड है उस लाइन के अलोंग नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा। और तीसरा फोर्स इसके ऊपर लगेगा क्योंकि ये सर्कुलर टर्न पे घूम रही है तो बाहर की तरफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स mv²/r, ये फोर्सेस लगेंगे। अब कौन किसको बैलेंस कर रहा होगा वो समझते हैं। मान लो कि ये जो बाइक है ये वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे झुक गई, कितने एंगल पे झुका दिया आपने इसको, किसी थीटा एंगल पे। तो ये जो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है इसके कंपोनेंट कर लो। एक तो थीटा से जुड़ा हुआ कंपोनेंट ऊपर की तरफ आएगा जो कि होगा n cos थीटा, और दूसरा कंपोनेंट इधर आएगा जो कि होगा n sin थीटा। अब बता दो कौन किसको बैलेंस करेगा, n sin थीटा mv²/r को बैलेंस करना चाहिए और n cos थीटा mg को बैलेंस करना चाहिए ताकि ये सेफली घूम पाए इसके ऊपर। तो एक चीज नोटिस करो कि जैसे ये झुका, जैसे ये बाइक चलाने वाला झुकेगा तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का ये जो कंपोनेंट है ना, ये वाला कंपोनेंट है, ये ऑटोमेटिकली सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने लग जाएगा, जिससे ये स्लिप होने से बच जाएगा या रोड से नीचे उतरने से बच जाएगा। अब वो थीटा क्या होगा, ये कितने एंगल पे इसको झुकना चाहिए, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो दो इक्वेशन है, दोनों को आपस में डिवाइड कर दो। जैसे इनको डिवाइड करोगे तो n से n कैंसिल, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या बन गया tan थीटा इक्वल टू m से m कैंसिल करके आएगा v²/rg। ये आ गया अपने पास में रिलेशन। अब इसमें कोई भी चीज पूछे, थीटा पूछे
तो टेन इनवर्स वी स्क्वायर अपॉन आर जी करके कैलकुलेट कर लेंगे। थीटा दे रखा हो कितने एंगल से झुक गया तो बताओ उसकी स्पीड कितनी है, इजीली बता सकते हो। कहाँ दिक्कत है इसमें, बस आपको कोई ना कोई एक चीज मिसिंग मिलेगी इसमें, बाकी चीजें गिवन होंगी क्वेश्चन में, कर लोगे। ठीक है, फॉर्मूला आसान है, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। और ये फॉर्मूला हमने तब पढ़ा था जब बैंकिंग ऑफ रोड वाला केस था। रोड को अगर आउटर एज को थोड़ा सा ऊपर उठा दिया जाता है तो कार किस स्पीड से उसके ऊपर सेफली घूम पाती है और कितने एंगल से आउटर एज को ऊपर उठाया हुआ है, तो उनमें जो रिलेशन था वो यही था, टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वैसा ही फॉर्मूला इसके लिए भी निकल के आ गया। ठीक है, बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट के लिए भी सेम रिलेशन हम यूज करेंगे। अब इसके ऊपर क्वेश्चन करके देखते हैं, उससे आपको थोड़ा और क्लियरिटी आएगी। जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, ए साइक्लिस्ट इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 80 मीटर, रेडियस कितनी है 80 मीटर के बराबर है, विद ए वेलोसिटी 72 किलोमीटर पर आवर, इतनी रफ्तार से ये घूम रहा है इसके ऊपर। ही हैज टू लीन फ्रॉम द वर्टिकल अप्रोक्सीमेटली थ्रू एन एंगल, तो थीटा आपको पूछा जा रहा है, तो बताओ क्या रिलेशन होता है थीटा, स्पीड और रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ में। टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये जो स्पीड है ये आपको किलोमीटर पर आवर में गिवन है, और मैंने आपको बताया था अगर आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाह रहे हो तो आपको इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5/18 से। क्या आएगा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 20 मीटर पर सेकंड, यानी कि 20 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से ये जो साइक्लिस्ट है या जो बाइक वाला है ये सर्कुलर टर्न पे घूम रहा होगा। तो आपको पूछा है कि थीटा कितना होगा इसके लिए, तो टेन थीटा बराबर आएगा, वी की वैल्यू 20 पुट कर दो, स्क्वायर कर देंगे इसका, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ है 80 मीटर, जी की वैल्यू 10 ले लो, ऊपर आएगा 400 नीचे आएगा 800, यानी 1/2 आ गया। थीटा कितना आया 10 इनवर्स 1/2। कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, सी वाला ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। ये अपना फाइनल आंसर आया समझ में। चलें आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रेन हैज टू नेगोशिएट ए कर्व ऑफ रेडियस 400 मीटर, बाय हाउ मच हाइट should the outer rail be raised with respect to the inner rail for a speed 48 km per hour, the distance between the rails is 1 meter। क्वेश्चन में ये बोला गया कि एक ट्रेन को एक कर्व पाथ के ऊपर मूव करना है और उस कर्व पाथ की रेडियस कितनी है 400 मीटर है, रेडियस आपको दे रखी है 400 मीटर। अब ये जो कर्व पाथ है इसके ऊपर जो आउटर रेल है यानी कि जो बाहरी जो सिरा है उसको थोड़ा सा ऊपर उठाया हुआ है, ये अंदर वाली पटरी है ये बाहर वाली पटरी है, और बाहर वाली पटरी को हमने जो इनर रेल है या जो अंदर वाली पटरी है उससे किसी थीटा एंगल के ऊपर उठाया हुआ है। तो ये बोल रहे कि कितना ऊपर इसको उठाना चाहिए बाहर वाली पटरी को ताकि ट्रेन है वो सेफली इसके ऊपर से घूम पाए। मान लो आउटर एज को h हाइट से ऊपर उठा दिया, सपोज करो ऐसा। अब क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि ये दोनों पटरियां एक दूसरे से 1 मीटर दूरी पे हैं, ये 1 मीटर है तो लगभग ये भी 1 मीटर के बराबर ही होगा, क्योंकि ये एंगल थीटा बहुत ज्यादा नहीं होता है। तो ये अगर 1 मीटर है तो लगभग ये भी क्या होगा 1 मीटर के बराबर होगा, तो इसको हम 1 मीटर लेके ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये दूरी आपको पता है, ये हाइट आपको पूछी जा रही है। अब आपको थीटा का रिलेशन पता है स्पीड के साथ में, क्या रिलेशन होता है टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। जब भी सर्कुलर टर्न के ऊपर जिसमें आउटर एज को आपने रोड के ऊपर उठाया हुआ होता है और एक कार चलाई जाती है तो हम फॉर्मूला यूज करते हैं मैक्सिमम सेफ स्पीड कैलकुलेट करने के लिए टेन थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। वही फॉर्मूला इसके लिए लगेगा। बट यहाँ पे ट्रेन है और उसकी जो आउटर रेल है यानी कि बाहर वाली पटरी है उसको ऊपर उठाया हुआ है ताकि सर्कुलर टर्न पे वो पटरी से नीचे नहीं उतरे ट्रेन, तो इसके लिए भी सेम फॉर्मूला आपको चिपकाना है। टेन थीटा किसके बराबर होता है, तो इस डायग्राम के अंदर अगर आप ध्यान से देखो तो टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, यानी h अपॉन 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करने के लिए क्या करना है, पहले आपको v कैलकुलेट कर लेना है मीटर पर सेकंड में, ये है 48 किलोमीटर पर आवर। तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने का तरीका बताओ, इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आएगा, तो इसको 6 से कैंसिल करते हैं, यह आएगा 8/3 इंटू 5 यानी कि 40/3 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे इस डायग्राम से टेन थीटा किसके बराबर होगा h अपॉन 1 के, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के, तो ये आ गया h अपॉन 1 इक्वल टू v स्क्वायर में आपको v की वैल्यू पुट करनी है 40/3, इसका स्क्वायर कर दो, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे rg, r है 400 और g की वैल्यू 10 ले लो, तो यहां से h की वैल्यू क्या आएगी, ये बनेगा
1600, ये बन जाएगा 9, नीचे आएगा 4000। कैंसिल वगैरह करके देखो, 2 जीरो उड़ा दो, एक 4 से भी कैंसिल कर देंगे तो ये आएगा 4 बाई, नीचे आएगा 90, और ये मीटर में आएगा आंसर। अगर आप इसको सेंटीमीटर में चेंज करना चाह रहे हो तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि आंसर सेंटीमीटर में दे रखे हैं। तो सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए मैं इसको 100 से मल्टीप्लाई करूंगा, तो ये सेंटीमीटर में अपने पास आंसर आ जाएगा 40/9। कितना होगा ये? 4.4, करीब करीब इतना सेंटीमीटर में ये हाइट आएगी। मतलब आउटर रेल को आपको 4.4 सेंटीमीटर के आसपास ऊपर उठाना पड़ेगा। बोलो आया क्या समझ में? नेक्स्ट है फिर बेंडिंग ऑफ एन एरोप्लेन। देखो जो एरोप्लेन है, जब उसको हवा में उड़ते उड़ते टर्न करना होता है तो वो भी वर्टिकल से किसी एंगल के ऊपर बैंड होती है या हॉरिजॉन्टल से किसी एंगल के ऊपर बैंड होती है, उसको भी मुड़ना पड़ता है ऐसे। जब भी कोई एरोप्लेन उड़ रहा होता है तो जब भी उसको किसी सर्कुलर टर्न के ऊपर घूमना होता है तो ये सीधा सीधा अगर घूमेगी तो उसको एक बड़े रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूमना पड़ेगा, तब जाके वो टर्न कर पाएगी। लेकिन अगर वो बैंड हो जाती है तो आप देखोगे कि बैंड होने से वो एक छोटे रेडियस के सर्कुलर पाथ पे घूम पाएगी, जिससे फ्यूल भी बचेगा और टाइम भी बचेगा, है ना। तो ये जो एरोप्लेन है, अगर इसको किसी सर्कुलर टर्न पे घूमना है तो इसको वर्टिकल से कितने एंगल पे झुकना पड़ेगा, वो एंगल हम कैलकुलेट करेंगे अब, ठीक है। अब जो एरोप्लेन है वो हवा में जब भी उड़ता है तो इसके ऊपर कौन कौन से फोर्स लग रहे होते हैं? एक तो लग रहा होता है mg, और अगर ये सर्कुलर टर्न पे घूम रहा है तो इसके ऊपर वर्टिकल से किसी थीटा एंगल के ऊपर इस एरोप्लेन की सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पे एक नॉर्मल, इसको लिफ्ट फोर्स बोलना चाहिए, जो इसको ऊपर उठा के रखता है हवा में। अगर एरोप्लेन सीधा सीधा उड़ रहा होता है तो mg नीचे और लिफ्ट फोर्स ऊपर लगता है, जो आपस में बैलेंस हो जाते हैं। लेकिन जैसे ये झुका तो mg तो नीचे ही लग रहा है अभी भी, लेकिन जो लिफ्ट फोर्स है वो थोड़ा सा सरफेस के परपेंडिकुलर होने की वजह से टेढ़ा हो गया। अब तो ऐसे दिखाएंगे उसको। अब ये जो लिफ्ट फोर्स है इसको मैं L से डिनोट कर रहा हूँ, और ये एरोप्लेन क्योंकि ये थीटा एंगल पे वर्टिकल से झुक गया है, इसलिए जो लिफ्ट फोर्स है ये वर्टिकल से थीटा एंगल बना रहा होगा। मान लो कि एरोप्लेन ऐसे जा रहा है, उधर जा रहा है सपोज करो, और ये ऐसे सर्कुलर टर्न पे घूम रहा है, तो इसके ऊपर बाहर की तरफ एक mv²/r ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी लग रहा होगा। अब क्योंकि इसको सर्कुलर टर्न पे घूमना है तो इस mv²/r को कोई ना कोई बैलेंस करना चाहिए, ताकि ये सेफली इसी ट्रैक के ऊपर जहां पे ये घूम रहा है उसी ट्रैक के ऊपर ये घूम पाए। तो L का यानी कि ये जो लिफ्ट फोर्स है इसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, कौन होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट? L sin थीटा, वो इसको बैलेंस कर देगा, और L cos थीटा किसको बैलेंस कर देगा? mg को। तो अगेन यहाँ पे दो इक्वेशन बन जाएंगी, L cos थीटा यहाँ पे बराबर होगा mg के, और L sin थीटा यहाँ पे बराबर होगा mv²/r के। दोनों को डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा, L से L कैंसिल, इधर m कैंसिल हो जाएगा और आंसर आएगा v²/rg। देखो ये तो वही फॉर्मूला निकल के आ गया जो बेंडिंग ऑफ द साइक्लिस्ट वाले टॉपिक में हमने पढ़ा था। जब भी कोई साइक्लिस्ट किसी भी सर्कुलर टर्न पे घूमता है तो उसको वर्टिकल से किसी एंगल पे झुकना पड़ता है, तो वो एंगल जो थीटा होता है उसके लिए tan थीटा बराबर आता है v²/rg के। और वैसा ही फॉर्मूला किसके लिए आ गया? बेंडिंग ऑफ एन एरोप्लेन के लिए। जब एरोप्लेन किसी भी सर्कुलर पाथ पे घूमेगा हवा के अंदर तो उसको भी वर्टिकल से किसी थीटा एंगल पे इंक्लाइन होना पड़ेगा, ताकि वो स्किड होने से बच जाए। तो इससे बचने के लिए क्या करते हैं? इसको थोड़ा सा ऐसे झुका देते हैं। झुकने से क्या होगा? ये जो लिफ्ट फोर्स है इसका जो L sin थीटा वाला कंपोनेंट है वो mv²/r को बैलेंस कर देगा। तो दो इक्वेशन बनाई हमने इस तरीके से, और दोनों को आपस में डिवाइड किया तो हमारे पास रिलेशन आ गया tan थीटा = v²/rg। तो इस रिलेशन को यूज करके आप इजीली पता कर सकते हो कि कितने एंगल पे इसको झुकना पड़ेगा, क्या स्पीड होनी चाहिए, पता कर सकते हैं इजीली। आसान है एकदम। कोई भी डाउट है तो बता दो।